आई एम नॉट श्योर कि शायद विजिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन ये जो प्रोडक्ट डिज़ाइन के डिस्प्ले हैं इस डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट डिज़ाइन के, ये मैं चेक करता हूँ कि इनकी एग्जीबिशन कब है और मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ कि दिस इज़ द टाइम ऑफ एग्जीबिशन, और आप आएँ, विजिट करें, देखें, ऑब्जर्व करें उन्होंने कैसे बिल्ड किया. आई थिंक दैट वुड काइंड ऑफ गिव यू some sort of confidence in that. So thank you so much. अच्छा, कोविड वाली सिचुएशन में व्हाट आई वुड सजेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सेंस कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा क्योंकि आप लोग ज़्यादा घर के अंदर बैठे हैं. आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स किस तरह के हैं, आपने क्या सोचा है, किस तरीके से बिल्ड किया उनके प्रोटोटाइप्स को. लेकिन मुझे लगता ये है कि जब आप घर के अंदर होते हैं और घर के अंदर ऑब्जर्व करते हैं अपनी वालदा को, वालिद साहब को, बहन भाइयों को काम करते हुए देखते हैं, you must have observed quite a few possibilities कि जहाँ आप एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को डेवलप करके उनको हेल्प आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल किचन के अंदर कोई ऐसा गैजेट, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपकी वालदा को या आपको खुद काम करते हैं तो आपको फ़ायदा दे रही हो, आसान बना रही हो एक काम को. जैसे कि आज हमने चॉपिंग बोर्ड की बात देखी है या पोटैटो पीलर की बात की है. सो आई एम श्योर कि जब आपने ये कोविड वाली सिचुएशन में लॉकडाउन के सिनेरियो में चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा घर के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज जहन में ज़रूर आई होंगी कि इस तरह की प्रोडक्ट हम बिल्ड करें तो बहुत अच्छा होगा. तो आज जो हम लैब एक्सरसाइज आपको सजेस्ट करेंगे, आपने उसके कॉन्सेप्ट्स जो आपने जहन में कोई ऐसी चीज़ सोची हो, दिस वुड बी एन ओपन एंडेड लैब जो कि आज मैं सजेस्ट करूँगा. आपने करना ये है कि उस कॉन्टेक्स्ट में कि घर के अंदर रहते हुए लॉकडाउन की सिचुएशन में आपने जो ऑब्जर्व किया है किचन में, लाउंज में या अपने घर के बरामदे में या बाग में काम करते हुए कि भाई इस तरह की प्रोडक्ट वुड बी रियली हेल्पफुल, तो आपने उस एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसके कॉन्सेप्ट को हमारे सामने शेयर करना है. ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है आज. ओपन एंडेड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसकी मैं अपनी तरफ से कोई डिक्टेट नहीं कर रहा आपको कि भाई आप ये करें और ये ना करें. आपने खुद से देखना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि really be important in improving the life of persons in a house. All right. Uh, okay, I think we can once again resume the discussion. So let me share the screen and then we can resume. All right. So, what about the recurring example? I would once again reiterate that recurring example was that we have to make a care companion robot, which is going to be helpful for the elderly living alone. और उस कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को देखना चाहते हैं. तो इसमें हमने रिकरिंग एग्जाम्पल के केस में पिछली सारी स्टेजेस को फॉलो किया. हमने ये देखा है कि वो पर्सोनास कैसे बिल्ड हुए, बल्कि उससे पहले ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट कैसी थी, पर्सोनास कैसे बिल्ड हुए, उसके उसकी स्टोरी बीट्स कैसे बिल्ड हुई, उसके ऊपर बेस करते हुए फीचर्स आइडेंटिफाई किए, टारगेट स्पेसिफिकेशंस आइडेंटिफाई की, फिर कॉन्सेप्ट्स की बात की, फिर आइटरेटिव प्रोसेस में कॉन्सेप्ट्स को इवॉल्व किया. और आपको याद है कि लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था पिछले से पिछले लेक्चर में, तो उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि भाई ये वाला हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा. इस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस होंगे, इस तरीके से उसके जॉइंट्स होंगे, इस तरीके से मोबिलिटी होगी, इस तरीके से वो चार्जिंग डॉक पे लगेगा. आपको याद होगा कि हमने काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया था. So in that particular sense, we are on this particular stage
कि भाई हमारे पास एक सिलेक्टेड डिज़ाइन मौजूद है, हम उससे प्रोटोटाइप उसका बिल्ड करते हैं। Sir, sorry to interrupt you. Sorry to interrupt. Sir, please Pardon me? recording करिए on. अगर तो 40 से ऊपर होते तो फिर मैं रिकॉर्डिंग करता, बंदे ही 23 हैं तो फिर मैं आप लोगों को फ़ायदा दूंगा, उनको फ़ायदा नहीं दूंगा जो दूसरे लोग हैं। तो आपने Okay, जो भी sir. करना है नोट्स बनाते चले जाइए। असल में आई वाज स्टार्टिंग विद दिस पॉजिटिव माइंडसेट कि भाई लोग आएंगे, क्लास को अटेंड करेंगे, सुनेंगे कोई बात, भले वो बोर लगती है या भले भले गंदी मंदी बात लगती है, लेकिन they would try to find some time to attend the class. But if they least bother about it, why I bother about that? Why you guys who are attending this class, thankfully sir, would bother about those class fellows जिन्होंने इस लेक्चर को अटेंड ही नहीं किया, ना करना चाहते हैं, तो आगे बढ़े इस बात से। तो आपको अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो कि आपने नोट करना है, मेक अ नोट ऑफ इट, आप अपने तौर पे लिख लीजिएगा, उसको फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में देख लेंगे। सो प्रोटोटाइपिंग ऑब्जेक्टिव में हम ये चाहते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट मेक किए थे और उनमें से सिलेक्ट किया था मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट, उसके बिट्स एंड पीसेस बिल्ड हों और फिर उसको सिस्टम लेवल के ऊपर इंटीग्रेट करके एक अल्फा प्रोटोटाइप हम बिल्ड कर सकें, which is obviously is not the minimum viable prototype, जो कि MVP कहते हैं हम, that stands for minimum viable prototype. तो वो हम बिल्ड अभी नहीं कर रहे, लेकिन प्रोटोटाइप बिल्ड करेंगे। तो कैसे बिल्ड करेंगे उसको देखते हैं। तो वी हैव टू सी the premise of the product, we have to test quite a few hypotheses, वो मफरूज़े जो हमने बिल्ड किए उनको टेस्ट करना है, we have to make little adjustments, we have to prioritize कि भाई कौन से फीचर्स अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से मुश्किल होंगे, ताकि हम फ्यूचर डेवलपमेंट को कर सकें और हमने कुछ कस्टमर्स से फीडबैक भी लेनी। तो कैड डिज़ाइन बिल्ड किया गया था पहले प्रोटोटाइप का। हमने जो डिज़ाइन किया था वो एक फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले हमने एक जिसको कहते हैं एक नॉक डाउन वर्जन, एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन बिल्ड करने की कोशिश की, ताकि एक जो 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 फीचर्स हम इस पूरी प्रोडक्ट के अंदर है उनको देख सकें। तो इसके अंदर कैड डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, वो रेंडर्ड फॉर्म में नज़र आ रहा है, उसका मोबिलिटी प्लेटफॉर्म भी है। Let me use a pointer ताकि आपको नजर आए कि मैं कहाँ रेफर कर रहा हूँ। So you have a mobility platform, you have a torso, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हुई हैं, उसके सेंसर्स लगे हुए हैं। You have the head and neck arrangement जिसके अंदर वो रोटेट कर सकता है, पैन कर सकता है, टिल्ट कर सकता है। यहाँ इंटेल रियल सेंस का कैमरा लगा हुआ है, उसकी असेंबली सीक्वेंस भी आप यहाँ देख रहे हैं। So what I'm trying to say in this particular case, that CAD design was that analytical prototype that was made in this whole activity, और वो अलाउ कर रहा था टीम को अंडरस्टैंड करने के टीम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा था कि देख सकेंगे भाई इसको असेंबल कैसे करना है, मैन्युफैक्चर कैसे करना है, उसकी मोबिलिटी को देखने के लिए उसकी फंक्शनैलिटी और फीचर्स को टेस्ट कर रहा था। तो फिर उसको बिल्ड किया गया, उस कैड मॉडल के ऊपर को यूज करते हुए एक सिंप्लीफाइड रोबोट यूजिंग 3D प्रिंटिंग वो बिल्ड किया गया, और इस वक्त आपके सामने जो नज़र आ रहा है दैट इज दैट असेंबल्ड रोबोट जो कि हमने बिल्ड किया। और इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, मोटर्स लगी हुई हैं, नीचे मोबाइल प्लेटफॉर्म भी है, टॉर्सो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर मौजूद है। सो दिस वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट that went into developing this prototype, although this is not the final robot. Actually, जब आप फाइनल रोबोट की तरफ जाते हैं तो you have to see quite a lot of other stuff जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं किया, जैसे DFMA यानी डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो दैट वाज नॉट द स्टेज एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। तो ये वो प्रोटोटाइप है जो कि अभी DFMA की स्टेज से नहीं गुजरा हुआ। Still, it is assembled, it has got quite a few features। तो उसके अंदर जो बिहेवियर्स थे वो हमने एग्जिबिट करना चाहे स्लैम के, जो कि साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग कहलाता है। इसका मतलब ये कि जब रोबोट मूव कर रहा हो तो उसे अपना पता हो कि वो कहाँ खड़ा है, और उसे मैप भी बिल्ड करना है अपने इन्वायरमेंट का, नेविगेट करना है कि उसने कहीं जाना है, कहीं रुकना है, किसी ऑब्स्टिकल को अवॉइड करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, वगैरह वगैरह। वॉइस इंटरेक्शन,
कि एक बंदे ने उसके साथ गुफ्तगू करनी है तो वो गुफ्तगू कर सके एल्डरली के केस में। इमोशन की रिकग्निशन, ये बिहेवियर हम इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे। स्पिलेज डिटेक्शन की मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दी हुई है आपको। हेड एंड नेक का कंट्रोल करना है। फॉल डिटेक्शन एंड फॉलो अप, कि अगर वो एल्डरली गिर जाता है तो क्या करेगा। So in that particular sense, these were the robot behaviors that were needed to be exhibited in this prototyping stage. तो आप ये देख रहे हैं कि in this particular case, the objective is not to make a beautiful product, but to test certain features or certain behaviors of the product. Are you getting the point? So this is one of the most important aspect that you must understand about prototyping. तो prototyping बिल्कुल ये नहीं है कि आपने उसकी जैसे वो आखिर में फाइनल प्रोडक्ट होगी उस तरह से बनाना है, बल्कि आप क्वेश्चन रेज करते हैं कि किस चीज़ को टेस्ट करने की ज़रूरत है और उसको आप उसका प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहली बात है नेविगेशन एंड ऑब्स्टिकल डिटेक्शन की। उसमें यह है कि सेंसर की R&D की गई थी ताकि मैप को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। उसमें इंटेल का रियल सेंस कैमरा यूज़ किया गया। इट इज़ अ डेप्थ कैमरा। ये RGBD कैमरा कहलाता है। RGB स्टैंड्स फॉर द कन्वेंशनल कैमरा, जो कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू को देखता है। लेकिन जब आप उसके साथ D ऐड करते हैं, D स्टैंड्स फॉर डेप्थ, इसका मतलब ये है कि वो डिस्टेंस भी देख रहा होगा। So Intel RealSense camera is an RGBD camera, और ये यूज़ किया जाता है for navigation purposes as well as the visual purposes. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी गई, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि इसमें रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम की का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा था। सो इन दैट पर्टिकुलर सेंस एक्चुअली ये मिडलवेयर है। जब आप रोबोट्स की डेवलपमेंट करते हैं तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ middleware which allows different components to be, different subsystems to be integrated seamlessly. So ROS, which is an abbreviation of Robot Operating System, ये एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, और दिस इज समथिंग लाइक अ टूल जो कि अगर आपको ये आता हो तो आई कैन गारंटी कि आपको कहीं ना कहीं जॉब जरूर मिल जाएगी। सो दिस दैट काइंड ऑफ टूल। तो रॉस की सपोर्ट हम चाहते थे कि ये जो कैमरा है ये क्या रॉस के प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो दैट वाज एक्सप्लोर्ड। और उसके अलावा इनिशियली T265 जो कि एक पर्टिकुलर रियल सेंस कैमरा उसको किया गया था, लेकिन बाद में D435 जो कि एक दूसरा वेरिएंट है उसके ऊपर मैप कर दिया गया। और इसने क्या किया है, इस कैमरा ने कि एक एनवायरनमेंट का मैप किया है। उस मैप बिल्ड करने के बाद जहाँ कहीं ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और जहाँ कहीं open spaces हैं वहाँ भी वो भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। So in that particular sense, you can allow the robot to have a movement without hitting the obstacles and moving from one place to the other. तो इसको इसीलिए SLAM की लाइब्रेरी को यूज़ किया गया। उसके अलावा लोकल और ग्लोबल पैथ्स की एबिलिटी को टेस्ट किया गया, और उसके अलावा रिकवरी बिहेवियर्स को देखा गया कि कैसे वो if it gets stuck in some situation, how to make it unstuck. जैसे साइक्लिक बिहेवियर्स होते हैं या मिनिमा प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको कैसे ये हैंडल करता है, ये चीज़ें देखी गई। सो इन दैट पर्टिकुलर सेंस ये जितने भी बुलेट पॉइंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट्स के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। आपने बिल्ड किया और फिर आपने सेंसर को चेक किया, रियल सेंस कैमरास को देखा, उसकी लिमिटेशंस को देखा, उनको इंटीग्रेट किया, D435 के ऊपर माइग्रेशन की, मैप्स को कंस्ट्रक्ट किया, फिर लोकल ग्लोबल पैथ्स को बनाया, फिर ग्लोबल मैप्स को नेविगेशन के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया ताकि वो विदाउट हिटिंग द ऑब्स्टिकल्स रोबोट मूव कर सके, और फिर रिकवरी बिहेवियर्स को कि जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ बुलेट पॉइंट्स में नजर आ रही हैं, एवरी बुलेट पॉइंट वाज कोरिलेटेड विद एक्सपेरिमेंट्स। वो एक्सपेरिमेंट फिजिकल फॉर्म में किए गए और उसका नतीजा हमें बताता है, इस केस में उसने हमें बताया कि भाई हम इसको कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते। जो लिमिटेशंस निकली इस पूरे एक्टिविटी में से वो ये निकली कि मैप कैन बी अफेक्टेड बाय लाइट एंड सेंसर नॉइज। तो लाइट अगर ज़्यादा कम होगी, इल्यूमिनेशन लेवल कम ज़्यादा होंगे तब भी, और सेंसर नॉइज उसके ऊपर कोरिलेट कर रही होती है, और उसके लिए हमें पोस्ट प्रोसेसिंग की बाजू का ज़रूरत पड़ती है।
और पोटेंशियली इन दैट केस 3D ऑक्टो मैप्स, क्योंकि ये जो स्लैम कैमरा जो हमने यूज़ किया होता है ये एक प्लेनर केस में जनरली काम करता है, तो जो कि 2D होता है इसको 3D में मैप किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे उसकी लिमिटेशंस इंडिकेट की गई हैं। और नेविगेशन ट्यूनिंग की ज़रूरत के ऊपर ज़रूर एम्फसाइज किया गया यहाँ कि ऑल्दो कि इसने एग्जिबिट किया सारी चीज़ों को, नेविगेट करता है, ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करता है, टारगेट्स को सीक करता है, जहाँ की जाना चाहिए वहाँ चला जाता है, बट स्टिल द बिहेवियर इज नीडेड टू बी ट्यून्ड फर्दर, तो उसकी बात की गई। तो आप जब प्रोटोटाइपिंग करते हैं और उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर फीचर टेस्ट करते हैं, तो न सिर्फ आपने उन फीचर्स को एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट को रिलेट करना है, बल्कि आपने को रिलेट करना है उन लिमिटेशंस के साथ जो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा बिहेवियर था वॉइस इंटरेक्शन के साथ। तो हमने इस रोबोट को बिल्ड किया है, जैसे कि पहले हमने बात की थी कि ये रोबोट केयर रोबोट है, कंपेनियन रोबोट है। अगर ये अपने मालिक के साथ बात नहीं करेगा तो ये तो एक खामोश प्रोडक्ट की सूरत में बनेगा, जो कि इंडस्ट्री में तो चल जाता है, लेकिन घर के अंदर एक कंपेनियन रोबोट के तौर पे वो नहीं काम करेगा। सो वी नीड टू हैव अ गुड मॉड्यूल जिसके अंदर वॉइस इंटरेक्शन की कैपेबिलिटी हो। सो इन दैट पर्टिकुलर केस एक उसकी सेंसरी साइड है कि आपने माइक्रोफोन चाहिए, एक उसकी एग्जीक्यूशन वाली साइड है कि स्पीकर्स चाहिए होंगे, और उसको पीसीबी इसकी बनानी पड़ेगी जो कि माइक्रोफोन्स और ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल बोर्ड जो कि ESP32 कंट्रोलर्स के ऊपर लायरा बोर्ड के ऊपर बिल्ड किया गया था, वो अलाउ करे। तो इन दैट पर्टिकुलर केस एक स्पीच उसको सुनाई जाती है या बात की जाती है, उस बात के नतीजे में उसने एक रिस्पॉन्ड करना है। अब जब रिस्पॉन्ड करना है तो ये रिस्पॉन्स कोई ऑटोमेटिकली तो नहीं जनरेट होगा, यू नीड टू काइंड ऑफ प्रोग्राम इट। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें की गई, और वैसे तो ये कि आगे जाके वो AI बेस्ड मॉडल के साथ कोरिलेट करना था उसे, लेकिन इस वक्त एक समझ लें कि एक लुकअप टेबल के तौर पे एक सेट ऑफ डायलॉग्स को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। लिमिटेशंस जो नज़र आई वो रिस्पॉन्स टाइम में थी। इस 2 मिनट्स लगते हैं स्पीच टू स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में, और ये इसकी वजह से हुआ ये कि यहाँ से माइग्रेट किया गया ESP32 कंट्रोलर से जेटसन नैनो के ऊपर, जो कि NVIDIA का एक कैपेबल स्मॉल स्केल GPU है, जो कि यूज़ किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ दिस बोर्ड। और इसकी रॉस के साथ इंटीग्रेशन की गई। एक रॉस काम करता है सब्सक्राइबर और पब्लिशर मॉडल के ऊपर, यानी नोड्स बनाते हैं, वो नोड सब्सक्राइब अगर कोई करेगा तो वहाँ से इंफॉर्मेशन वो रिट्रीव कर सकता है, और पब्लिश करने के लिए भी आपको इसी तरह से वो इनेबल करना पड़ता है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस हमने कहा था मिडल वेयर होता है। सो दिस इज काइंड ऑफ एन आर्किटेक्चर इन विच इन द सेंट्रल प्लेस यू हैव द रॉस, और वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इंटीग्रेट कर रहा था। तो इस केस में वॉइस इंट्रैक्शन के साथ अगर आपने करना है, सो यू हैव टू मेक दैट kind of node, ROS node, which is going to allow that kind of voice interaction to be done, ताकि वो एक मीनिंगफुल वे में आगे बढ़ सके। तो उसकी बात की गई। उसके अलावा R&D किया गया कुछ। iFlyTek एक, बल्कि रिसेंटली उनकी एक यहाँ टॉक भी हुई थी किक्स के अंदर, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने किया या नहीं, लेकिन चाइना के अंदर iFlyTek इज बीइंग वेरी रैपिडली डेवलप्ड, जो कि वॉइस इंटरेक्शन के ऊपर बेस करता हुआ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है। Azure का एक प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट फैमिली है इनफैक्ट, और उसके अंदर भी वॉइस इंटरेक्शंस को चेक किया गया, और उसके लिए क्लाउड बेस्ड सर्विसेज यूज़ की गई जो कि Azure बॉट फ्रेमवर्क है और Azure कॉग्निटिव सर्विसेज हैं। और इसमें जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि जो कि ये चाइनीज़ मार्केट के लिए प्रोडक्ट मेक हो रही थी, तो हमारे पास डिज़ाइन टीम के कॉन्टेक्स्ट में चाइनीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो वी हैड टू काइंड ऑफ ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू द चाइनीज़, तो वो कन्वर्जन वुड टेक सम टाइम, और उसकी एक लिमिटेशन बहरहाल इसमें मौजूद थी। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी की गई, जैसे कि एम्पथी के ऊपर बेस करते हुए वॉइस इंटरेक्शन। जनरली वॉइस इंटरेक्शन काफ़ी मशीनी तरह की लग रही होती है, तो उसके अंदर इमोशनल एस्पेक्ट और एम्पथेटिक एस्पेक्ट को ऐड करना हो, तो उसके लिए एक्सप्लोरेशन की गई, R&D किया गया, और उसको शोआइस की एक सर्विस है जो कि एम्पथेटिक वॉइस इंटरेक्शन को इनेबल करती है, उसको टेस्ट किया गया। In that particular case, you can see that आपने इंटरेक्ट करना है रोबोट के साथ,
तो पर्सन स्पीक करेगा, उसको सुना जाना चाहिए, उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए कि वो क्या उसने बात की है, उसके ऊपर बेस करते हुए अगर तो उस रोबोट ने कोई एक्शन करना है, फिजिकल एक्शन करना है तो फिजिकल एक्शन करेगा, और अगर उसने कम्युनिकेट करना है तो वो साउंड, वो सेंटेंस जो कि उसने कम्युनिकेट करना है वो आना चाहिए यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो उसकी टेस्टिंग की गई, देखा गया कितना टाइम लगता है, उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन की गई। इनिशियली जो है वो 22 सेकंड्स एक सेंटेंस टू दूसरे सेंटेंस तक जा रहा था, लेकिन उसको फर्दर इम्प्रूव करके 4.5 सेकंड्स तक इम्प्रूव कर लिया गया। लिमिटेशंस के केस में ये पता है कि एक क्वेश्चन के तौर पे ट्रीट किया जाता है, नॉट लाइक अ कन्वर्सेशन, और लिमिटेड नॉलेज है ऑनलाइन सर्च की, रोबोट कैन नॉट इनिशिएट द कन्वर्सेशंस। तो इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइपिंग के स्टेज के अंदर ये लिमिटेशंस, व्हिच आर बिग लिमिटेशंस बाय द वे, तो ये वॉइस इंटरेक्शन के ऊपर बेस करते हुए डिफाइन किया गया। इसी तरह से स्पिलेज डिटेक्शन की मैं पहले बात कर चुका हूँ, और उसके अंदर भी RCNN जो कि न्यूरल नेटवर्क की एक स्पेसिफिक तरह का नेटवर्क है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, उसको यूज किया गया, उसके ऊपर बेस करते हुए बिल्ड किया गया एक मॉडल जो कि मुख्तलिफ तरह की स्पिलेजेस को आइडेंटिफाई करता है। मैंने पहले बात की थी कि स्पिलेज हो सकती है वाटर की, मिल्क की, ऑयल की, टी की, इस तरह की मुख्तलिफ तरह के स्पिलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया, उनके साइजेस किस तरह के हैं, मुख्तलिफ तरह के कंट्रास्ट के ऊपर, मुख्तलिफ तरह के फ्लोर्स के ऊपर उसे टेस्ट किया गया, फिर उसे ऑप्टिमाइज किया गया कि कैसे वो आप उस स्पिलेज को क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के केस में ऑब्जेक्टिव ये था कि हम उसको जल्द अज जल्द डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो स्टार्ट में वो 14 सेकंड्स पर फ्रेम के लिहाज से डेवलप हुआ था, लेकिन उसको फर्दर इम्प्रूव किया गया तो वो 0.25 सेकंड्स पर फ्रेम के लिहाज से एग्जीक्यूट करने लगे, विच इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल स्पिलेज डिटेक्शन। अच्छा, स्पिलेज डिटेक्शन करना क्यों चाहते थे? क्योंकि ये डाटा हमें ये बताता था कि जो एल्डरली हैं वो अगर स्लिप कर जाएं घर के अंदर रहते हुए, अकेले रहते हुए, तो जनरली उनके हिप इंजरी हो जाती है, और हिप इंजरी एक बार हो जाए तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है उसको रिकवर करना, क्योंकि एल्डरली उनकी एज के लिहाज से उनकी जो हीलिंग कैपेबिलिटी है वो कमजोर हो जाती है। कंस्ट्रेंट्स भी हैं, तो मैं जितनी भी चीजें आपके सामने इंडिकेट कर रहा हूँ, जितने भी बिहेवियर्स हैं, वॉइस इंट्रैक्शन का, स्पिलेज डिटेक्शन का, उससे पहले नेविगेशन का, हर एक के साथ लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई किया गया कि भाई वो लिमिटेशन क्या थी, कि जिसके ऊपर बेस करते हुए हमें अंदाजा हो कि अगली डेवलपमेंट करनी है, फर्दर इम्प्रूव करना है इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप को तो किन चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा। इस तरह से फॉल डिटेक्शन है, उसके बारे में R&D की गई, उसको जेट्स नैनो के साथ किया गया, रॉस का नोड बनाया गया, उसके अलावा उसके टेंसर फ्लो के ऊपर बेस करते हुए उसको पोज एस्टिमेशन वगैरह की गई, और मुख्तलिफ तरह के टेस्टिंग की गई, फिर ऑप्टिमाइजेशन की गई, 1.5 सेकंड्स पर फ्रेम से मूव करते हुए 0.1 सेकंड पर फ्रेम तक उसको इम्प्रूव कर लिया गया। कंस्ट्रेंट्स भी आपके सामने लिखी नजर आ रही है। इमोशंस की डिटेक्शन करनी थी, जिसमें उसका हैप्पी, सैड वगैरह इस तरह की इमोशंस को आइडेंटिफाई करना था। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट इस बार फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हमने बिल्ड किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि जब ये फाइनल एग्जीबिशन कर रहे हो तो आप लोग भी आए, ऑब्जर्व करें कि भाई उन्होंने कितना अच्छा बिल्ड किया है। तो इसके अंदर Azure की फेस सर्विसेज को यूज़ किया गया, उसका एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ किया गया, और उसके ऊपर बहुत सारा डेटाबेस अवेलेबल है, उससे अपने पूरे प्रोसेस को इम्प्रूव किया गया, और वो जो मॉडल्स थे उनकी लर्निंग फास्ट की गई। हेड एंड नेक की मूवमेंट थी, उसके अंदर R&D किया गया, फिर उसको उसके प्रोटोटाइप मेक किए गए, उसको असेंबल किया गया, फिर उसकी मूवमेंट्स को देखा गया कि स्पैन ऑफ मूवमेंट कितना है, फिर कंट्रोल को ऐसे बिल्ड किया गया कि वो स्मूथ हो सके, उसको रॉस के साथ इंटीग्रेट किया गया। तो ये चीज़ें उसके अंदर इम्प्लीमेंट हुई हैं, और लिमिटेशंस भी जो उसकी पोजीशन कंट्रोल की लूप है वो क्लोज हुई है, लेकिन स्पीड कंट्रोल की अभी क्लोज नहीं हुई थी। रॉस के साथ इंटीग्रेशन एफर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें जो रॉस के साथ इंटीग्रेट हो गई वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ नहीं हो पाई या उसके अंदर लिमिटेशंस थी, उनको आइडेंटिफाई किया। In that case, the moving forward scenario was presented कि अगर आपने ये प्रोटोटाइप बिल्ड कर लिया है, then it is important कि आप इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ तक की बात
सिर्फ यही मकसद नहीं था कि प्रोटोटाइप बिल्ड करना है, बट यू हैड दिस ऑब्जेक्टिव कि भाई इस प्रोटोटाइप को टेस्ट करने के नतीजे में जो आपको आगे जो जर्नी मैप है, आगे जो रास्ता है उसको क्लियर होना चाहिए, वो किया गया। तो उसमें मेमोरी इश्यूज के बारे में बात की गई, डोमेन एक्सपर्ट्स को यूज करने की बात की गई, उसके अलावा सर्टन स्पेसिफिक सेंसर्स की लोकेशन की इंप्रूवमेंट के बारे में बात की गई, रॉस से माइग्रेशन करके रॉस 2 के ऊपर माइग्रेशन की बात की गई, इन डेप्थ नॉलेज मल्टीपल रॉस पैकेजेस के बारे में उसको बिल्ड करने की बात की गई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो यू कैन सी दैट द मूविंग फॉरवर्ड चार्टर वाज इंडिकेटेड एज वेल। अब मैं एक डेमो वीडियो देता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जो क्लास है उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, तो शायद आपको शोर भी आ रहा हो। जस्ट ऑब्जर्व ऑन दिस डेमो के एक पर्टिकुलर डेमो है, इट इज ऑल द डेमोज, बट दिस डेमो इज गोइंग टू इंडिकेट कि भाई किस तरह से एक प्रोटोटाइप बिल्ड किया गया। So now this is the time when you have to immediately focus on developing the prototypes for your semester projects. तो ये सारी राम कथा जो आपके सामने सुनाई गई है, ये इस पॉइंट तक ले जाने के लिए कि आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में you have been developing these concepts, you have up until now selected the most suitable concept, उस suitable concept को फिजिकल फॉर्म में उसका प्रोटोटाइप बिल्ड करना। सो दिस इज व्हाट इज द टास्क, और ये आपने जो कि आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये प्रोटोटाइप आप मुझे शो कर सकें व्हेन द फाइनल एग्जीबिशन इज ड्यू। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, यू कैन स्टार्ट आस्किंग दोस नाउ। सर जो हमने सॉलिडवर्क्स पे आपको अपनी डिजाइन बना के भेजा, उसी को हमने फिजिकल प्रोटोटाइप में आपको दिखाना है। अगर तो वो अच्छा बना हुआ है तो उसी को बना लें, ठीक है। सर उसको चेंज भी किया जा सकता है? जी, उसको चेंज भी किया जा सकता है। मैं सिर्फ पॉइंट ये रेज करना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट जब डेवलप हुआ तो कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद आपने उसके कैड मॉडल जनरेट किए, बट इन दैट प्रोसेस होता ये कि जब आप एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उसके दरमियान में आपको
पॉइंट्स नज़र आते हैं कि भाई इसको मैं ऐसे इम्प्रूव कर लूँ, यहाँ से शैम्फर कर लूँ, ये विजुअल लुक बेहतर बना देगा, इसकी रेशो को गोल्डन रेशो के बराबर कर लूँ तो इतना खूबसूरत लगेगा, या इसकी स्टैटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं ये कर लूँगा। तो फॉर्म के फंक्शन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप करने के दरमियान में इम्प्रूव करते हैं। So the purpose is not to kind of have the CAD model evaluated by me, but you guys yourselves identify that possible improvements that can be made in that CAD model. तो ये जो काम करने के दरमियान में जो आप सीखते हैं, that is the most important aspect. और ये हमेशा इसको याद रखिएगा कि no external person would guide you to do this stuff in a particular way. वो कमेंट कर सकता है लेकिन आप करने के दरमियान में खुद से इम्प्रूव करते हैं। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपने प्रोटोटाइप्स मेक करने हैं, but you have to develop these prototypes by improving the CAD models that you have made, keeping in view all the functionality, intended functionality of the project, and also the form factor of the project. ठीक है, तो उन्हीं के प्रोटोटाइप मेक करते हैं। Sir, I have a question too. जी जी उसने Sir, जिस तरह आपने बताया कि you have used ROS and some certain processor. Sir, why didn't you tried an Android or smartphone? कि sir उसमें TensorFlow Lite की applications भी हो जाती हैं, and nowadays smartphones are quite cheap and they have good cameras and you will even have a screen. So sir उसकी programming नहीं की जा सकती क्या, smartphone embed करते हैं इस board के साथ? देखिए जो प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है आपने इसमें भी देखा होगा कि इवन आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन आपको जो सिर्फ एक एस्पेक्ट है इमेज प्रोसेसिंग का जो कि फेस के जो फॉल डिटेक्शन कर रहा है वो भी 0.25 सेकंड्स लगाता है एक फ्रेम को प्रोसेस करने में। और जनरली वीडियो स्ट्रीम के अंदर कितने फ्रेम्स आ रहे हैं? वीडियो स्ट्रीम के अंदर फ्रेम आ रहे हैं लेट्स से कि 30 फ्रेम्स पर सेकंड के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक सेकंड के अंदर आने वाले 30 फ्रेम्स में से 2 फ्रेम्स को या 4 फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे, इवन दो यू हैव प्लेस्ड द जेटसन नैनो इन इट। अच्छा, एक तो ये पहलू है, लेकिन ये सिर्फ एक फीचर है। फिर इसने इंटीग्रेट होना है अपनी मैपिंग के लिए भी उसने प्रोसेसिंग करनी है। फिर इसने और बहुत सारे सेंसर्स इसके ऊपर प्लेस जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस नहीं किया, जिसमें गैस को आइडेंटिफाई करना है, उसके अलावा जो रोबोट के अपनी लोकलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिडार के अलावा जो सेंसर्स हैं वो प्लेस होने हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपने साथ साथ ऐड करनी है। तो आपको देखना ये होता है कि हार्डवेयर जो आप ऑप्ट कर रहे हैं क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो उतनी स्पीड के ऊपर उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके जो कि इसमें रिक्वायर्ड है। तो जब हमने इसको टेस्ट किया बहुत सारे स्टेजेस पे, और ऐसा नहीं कि इसको टेस्ट नहीं किया, हमने मोबाइल डिवाइसेस को भी टेस्ट किया, दीज वर वेरी स्लो बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स वर क्वाइट स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ तक बात होगी एक लेवल के ऊपर, लेकिन इसमें एक बात मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क के मॉडल्स भी यूज़ हो रहे हैं, which require quite a lot of computational effort, especially when the training phase is being done. तो इसलिए वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं था उस केस में, बल्कि हमने जो टेस्टिंग की भी उसमें हमें साफ पता चल गया कि भाई ये इसको उस तरह की डिवाइसेस के साथ नहीं चलाया जा सकेगा, मोबाइल जैसे आप कह रहे हैं, मोबाइल या एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ। अच्छा, वैसे आजकल की जो पैराडाइम है उसके अंदर अब एज डिवाइसेस या एज कंप्यूटिंग का बड़ा गलगला है। तो आप लोग अपने तौर पे इसको भी ज़रा एक्सप्लोर कीजिएगा कि एज डिवाइसेस कितना आपके काम को आसान करती हैं, कि आप बजाय इसके कि उस इंफॉर्मेशन को किसी सेंट्रल कंट्रोलर तक लेके जाएं या क्लाउड सर्विसेज के अंदर वो काम करें, आप कुछ उसकी प्री प्रोसेसिंग या पोस्ट प्रोसेसिंग वो आप वहाँ कर लेते हैं, एज डिवाइसेस के ऊपर कर लेते हैं, एंड ओनली द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन गोज टू द सेंट्रल कंट्रोलर। तो उस केस में इवेंचुअली हमें इस प्रोडक्ट के केस में ये लगा कि हम मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं उनमें से कुछ फीचर्स जो ज़्यादा कंप्यूटेशनली हैवी हैं उनके ऊपर एज डिवाइसेस को प्लेस कर लें,
और फिर हम उन एज डिवाइसेस के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद एक कंट्रोल बिल्ड कर लें. सो दिस वाज डन इवेंचुअली, जो कि अभी मतलब दिस वाज नॉट द स्टेज टू डिस्कस. तो बहरहाल वो ऐसे किया गया. आई होप दिस हैज काइंड ऑफ आंसर्ड योर क्वेश्चन. Yes, sir. Thank you so much. एनीथिंग एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर. जी जी. सर आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी थी. सबसे पहले तो मिर्च का सिलेबस थोड़ा सा क्लियर कर दें, और दूसरे नंबर पे सर मतलब कि पीडी पहली दफ़ा पढ़ाया जा रही है और पहली दफ़ा इसका एग्ज़ाम हो रहा है, तो कुछ आइडिया नहीं है कि पेपर पैटर्न या क्या कुछ पूछा जाएगा. तो सर थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दें कि मतलब पेपर में एक्चुअली होगा क्या है, एमसीक्यूज टाइप या मतलब कुछ प्रैक्टिकल लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे या किस तरह का थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा बता दें. देखिए, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर बना नहीं, तो मैं अनएबल टू क्रिस्पली आंसर योर क्वेश्चन. लेकिन होगा ये कि चूँकि इसके अंदर कोई ऐसी न्यूमेरिकल्स वगैरह तो इन्वॉल्व नहीं है कि जिनको आप प्रिपेयर करें और उसको एक्सपेक्ट करें कि इस तरह का कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा और उसे आप सॉल्व करेंगे. This would be most of these cases. The question would be a scenario given to you, and you would be required to try to answer the question, making sense of what you have learned in the whole process. तो वो जो स्किल आपने डेवलप की होगी या सीखा होगा, उसके लिहाज से ओपन एंडेड सा उसका जवाब चलेगा. और ये शायद उन चंद कोर्सेज में से जहाँ कोई लगी बंधी रूटीन या लगा बंधा आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता. एवरी पर्सन कैन काइंड ऑफ गिव आंसर्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ what they have learned in the whole process of product designing. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि ज़्यादा में, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक क्वेश्चन है और उसके बारे में आप एक जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपका एक दूसरा क्लास फेलो है जिसने ज़्यादा बेहतर जवाब दिया है, तो जिसने ज़्यादा बेहतर जवाब दिया है, ज़्यादा बेहतर इनकैप्सुलेट किया उस सिचुएशन को, दैट पर्सन वुड हैव मोर वेटेज असाइन टू हिज आंसर और आंसर. तो ये ज़रा ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें कि आपको एक ऐसा सवाल जिसका एक ही जवाब होगा वो दिया जाएगा. एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पे मजबूर करे, और उस सोच के नतीजे में जो आपने आंसर किया है, दैट वुड बी स्टिल एन ओपन एंडेड आंसर. वो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा. ठीक है. तो सिनेरियो आएगा, सिनेरियो के ऊपर बेस करते हुए आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप इस बारे में बताइए कि क्या किया जाए. MCQs आई सस्पेक्ट कि आपसे पूछे जाएंगे. मैंने अभी वैसे सोचा नहीं कि पेपर में कैसे बनाऊंगा, लेकिन शायद MCQs ना हो, बट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे. rather than asking you to write long stories, आपसे बिल्कुल टारगेटेड फॉर्म में पूछा जाएगा भाई इसके बारे में आपकी क्या राय है, यहाँ इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप क्या कहेंगे. ये एक इशू है जो कि एज ए प्रोडक्ट डिज़ाइनर आपको पेश किया गया, तो इसका क्या सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर कॉन्सेप्ट मेक करना है तो यू शुड हैव योर स्केचिंग एबिलिटी काइंड ऑफ फर्दर होन्ड, ताकि जब आप एग्जाम के अंदर कोई स्केच बना रहे हो तो आप आसानी के साथ क्विकली उस स्केच को बिल्ड कर सकें. एंड बाय द वे ब्रिंग योर पेंसिल्स, इरेजर्स अलोंग विद इट, ताकि वो ऐसे ना हो कि आप पेन के साथ या मार्कर्स के साथ स्केचेस बना रहे हो. डू ब्रिंग योर पेंसिल्स अलोंग विद इट. ठीक है. यस सर. ओके. और सर मिर्च का सिलेबस कहाँ तक होगा? मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट जनरेशन तक का जो है ना, वहाँ तक हम करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जनरेशन तक बुक के सर्टेन चैप्टर्स हैं, वो तो अपनी जगह पे बात है, लेकिन हमने उस बुक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. डिज़ाइन को देखा था, कलर्स को देखा था, सिमेट्री, एसिमेट्री और इस तरह की चीज़ें देखी हैं. कुछ ऐसे लेक्चर्स किए थे हमने दरमियान में जो कि बुक की तकरीबन डिज़ाइन को बेस करके उसी पर. ओके सर. वो भी शामिल है और बुक भी शामिल है.
लेकिन ये कॉन्सेप्ट जनरेशन तक रहेगा जिसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको अगर कोई सिनेरियो दिया गया है तो यू शुड बी एबल टू डेवलप कॉन्सेप्ट्स ऑफ दोज. Okay, sir. Thank you. Anything else? बाकी आपके क्वेश्चन से जो एक चीज़ वाजे हो रही थी वो ये थी कि अनचार्टेड टेरिटरी है, वो मेरे लिए भी अनचार्टेड है, बिकॉज आई एम टीचिंग दिस कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम माई सेल्फ नॉट अवेयर कि भाई प्रोडक्ट डिज़ाइन को कैसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है. एंड टू मेक थिंग्स वर्स, ये कोविड वाली सिचुएशन में वो हमारा जो एक अच्छे तरीके से क्लास के अंदर जो इंटरेक्शन हो सकता है वो भी हम नहीं कर सके. So in that particular sense, I also feel kind of ambiguity कि भाई एग्जाम में कैसे पूछा जाना चाहिए. But having said that, कि मेरा पर्पस आपको कोई फेल करना ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी क्रिएटिव सेंस को, अपने जो तख्लीकी सलाहियत है उसको ज़रूर बेदार करें, और जब भी आप क्वेश्चंस को आंसर करें एग्ज़ाम के अंदर तो बी क्रिएटिव इन दैट एंड बी कॉन्शियस कि भाई बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर को कवर करने पड़ते हैं. एक चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ती है, चारों साइडों पे अपना ध्यान रखना पड़ता है. सारे एस्पेक्ट्स जो कि एक तरफ फंक्शनैलिटी के ऊपर मैप हो रहे हैं, एक तरफ उसकी फॉर्म के ऊपर यानी आउटर अपीयरेंस के ऊपर हो रहे हैं, तीसरी तरफ एस्थेटिक्स के ऊपर हो रहे हैं. तो पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने वाली चौमुखी लड़ाई लड़ने के आप काबिल होने चाहिए. तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप को मैंने ऑन एंड ऑफ जो एडवोकेट करता रहा हूँ कि आपने स्केचिंग करती जानी है और इम्प्रूव करना है अपने आप को. और इवन स्केचेस बनाते हुए भी हमने कहा था कि मल्टीपल स्केचेस बनाएं. तो ये चीज़ें जौन सी हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए in order to better attempt the mid and final exams. All right, I think we have gone beyond the allocated time. I'll place the open-ended labs that I've mentioned earlier. तो वो आज आपने उसको भी करना है, और अभी दिन बिल्कुल जवान है तो आपने बाकी टाइम को इसी पर्टिकुलर कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में कंज्यूम करने की कोशिश करें. मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक लैब असाइनमेंट देता हूँ, आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा. ऑलराइट, ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़.